नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नए उत्साह, नई उमंग और नए विश्वास के साथ कलाम संस्थान की टीम की ओर से मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बातचीत करना चाहूंगा जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में नई क्रांति जगाने वाले भगत सिंह के अंदर भी जोश पैदा कर दिया था। भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी जो जन्माई राष्ट्रवाद के लिए था। भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी 1929 के अंदर अपनी भूख हड़ताल के माध्यम से एक नया आयाम स्थापित किया था, जिसने HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियों को नया आयाम दिया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपने जीवन के आरंभिक क्षणों में ही यह तय कर दिया था कि वो किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जब HSRA की मीटिंग लाहौर में हुई तो उस मीटिंग में यह बात बताने वाला कि सेंट्रल असेंबली पर बम तो केवल भगत सिंह ही फेंकना चाहिए, यह कहने वाला कोई व्यक्तित्व था। तो उस व्यक्तित्व का नाम दोस्तों सुखदेव थापर था। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन को जानना, समझना और उसको पढ़ना और उसका इंप्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी में से एक नाम आता है दोस्तों सुखदेव थापर का। तो आज की इस क्लास का हमारा हेडिंग जो है, आज का हमारा विषय जो है वो सुखदेव थापर है। तो सुखदेव थापर के नाम के साथ ही दोस्तों आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के एक सितारे को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिनका जन्म जो है 15 मई 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब की लुधियाना नामक जगह पर जिनका जन्म हुआ था। आज हम उन सुखदेव थापर की बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। इतिहास में जानते तो सुखदेव को बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। उनका जन्म 15 मई 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब की लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। उनकी शहादत का दिन जो है, जो भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च 1931, अर्थात मात्र 24-25 साल की उम्र में अपने शहादत के माध्यम से भारत के इतिहास में नई गाथा लिखने वाला सुखदेव थापर स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उनके पिता का नाम श्री रामलाल था और उनकी मां का नाम रल्ली देवी था। उनके पिताजी का निधन जो है बहुत कम उम्र में हो गया था। कहते हैं कि जब वो मात्र 4 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। अतः उनका पालन पोषण जो है, उनके पिताजी का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। इसलिए उनके पिताजी का साया उन पर नहीं था। उनके जो अंकल थे, उनके जो चाचा जी थे, उन्होंने उनके पालन पोषण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और चूंकि जो उनके अंकल थे वो आर्य समाज से थे, इसलिए आर्य समाज का इंपैक्ट जो है वो बेसिकली सुखदेव थापर पे पड़ता है। और आपको पता होगा दोस्तों, आर्य समाज के ही स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन की तुलना में खराब से खराब स्वदेशी शासन कई गुना बेहतर होता है। बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन की तुलना में खराब से खराब स्वदेशी शासन कई गुना बेहतर होता है। ये कहने वाला व्यक्तित्व जो था उसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के पद चिन्हों पर चलते हैं सुखदेव थापर के अंकल, और उनके अंकल का प्रभाव जो है सुखदेव थापर पर आता है। इसलिए वो आधुनिक भारत के इतिहास में एक सेक्युलर इमेज के रूप में सामने आते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। उनके भाई का नाम मथुरादास था, भतीजे का नाम भरत भूषण था,
और धार्मिक रूप से वो हिंदू थे, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि हम देखें तो आप लोग ध्यान रखना, एक संगठन बना था HRA। HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में कानपुर के अंदर हुई थी, जिसमें मनमथ नाथ गुप्ता की बड़ी भूमिका थी। और वही HRA जो है, आपको पता है, काकोरी कांड को अंजाम देता है 9 अगस्त 1925 को। और 1926 के अंदर एक संगठन की स्थापना होती है 1926 में। 1926 में जिस संगठन की स्थापना हुई दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, उस संगठन को हम कहते हैं 1926 में जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई उसको हम कहते हैं पंजाब नौजवान सभा। उसी को हम कहते हैं पंजाब नौजवान सभा। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव जैसे लोगों ने मिलकर की थी, ताकि पंजाब के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को नया अंजाम दिया जा सके, नई दिशा दी जा सके। इसलिए पंजाब के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने के अंदर जिस संगठन की भूमिका थी उसका नाम पंजाब नौजवान सभा था। और पंजाब नौजवान सभा में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो नाम आता है भगत सिंह का, यशपाल का और सुखदेव थापर का। ये नाम दोस्तों यहां पर आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। और क्रांतिकारी जो जितने भी संगठन हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, वो कई लोगों के द्वारा, ऐसे लोग जिनका नाम भी सामने नहीं आए, उन्होंने भी अपनी भूमिका अदा की थी। तो 1926 के अंदर इस संगठन की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये संगठन जो है HRA के साथ में जुड़ता गया। और आपको पता होगा यही HRA जो है आगे चलकर बनता है HSRA, मतलब HRA बनता है HSRA। और इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी कि HSRA की स्थापना 1928 के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और आपको मैंने यह भी कहा था कि इसकी स्थापना में जिस व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भूमिका थी उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने HRA को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर बदल दिया था। अर्थात क्रांतिकारियों पर रूसी क्रांति का प्रभाव आ रहा था और वो समाजवाद की ओर उन्मुख हो रहे थे। ये एक अच्छी बात थी, वो समाज में समानता की बात करते थे, समाज में समानता की बात करते थे। अब दोस्तों अगर मैं स्पेशली यहां पर इस बिंदु पर आऊं, मैं इस बिंदु पर सबसे पहले आऊं कि अगर हम बात कर रहे हैं सुखदेव थापर की, तो सुखदेव थापर में वह कौन सी घटना थी जिस घटना ने सबसे पहले उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्मुख किया या उनमें क्रांतिकारी जीवन की ओर उनको डायरेक्शन दी? तो घटना थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जब एक शांतिपूर्ण भीड़ गांधी जी द्वारा चलाए गए रॉलेट एक्ट विरोधी अखिल भारतीय सत्याग्रह के अंतर्गत अपने 2 नेताओं की रिहाई की मांग अमृतसर के जलियांवाला बाग में कर रही थी, तो उसी अमृतसर वाले बाग के अंदर जनरल डायर बिना चेतावनी दिए जिस प्रकार गोलीबारी का आदेश देता है, उस आदेश के बाद आपको पता होगा लगभग 1000 लोग भारत में मारे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रवाद पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका इस घटना ने पैदा की थी। और इससे अंग्रेजों का एक शोषण परक और अत्याचारी जो चेहरा था वो जनता के सामने पूरी तरह से आ जाता है। इस क्रम में आपको पता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, राजगुरु, इन तमाम लोगों के अंदर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक नई प्रकार की एक ज्वाला पैदा करती थी। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा भगत सिंह का सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो सुखदेव थापर माने जाते हैं। और इनकी दोस्ती जो हुई वो बेसिकली लाहौर में जब वो पढ़ रहे थे तो लाहौर के उस कॉलेज से उनकी दोस्ती स्टार्टिंग होती है। और वो हर समय हंसते मुस्कुराते रहने वाले लोगों में से थे। और सुखदेव थापर कहते हैं कि अपनी पूरी टीम का एक ऐसा व्यक्ति था जो हर समय अपने दोस्तों के अंदर अपने अंदाज में, अपने चुटकुलों से, अपनी मोहब्बत की बातों से, अपने स्नेह के माध्यम से अपनी बातों को रखता था। और यही वो समय था दोस्तों जब
धीरे धीरे ये लोग क्रांतिकारीवाद की ओर बढ़ रहे थे। HRA की गतिविधियों का प्रभाव पड़ा, HSRA की गतिविधियों का प्रभाव पड़ा। लेकिन इसी समय आपको पता होगा भारत के इतिहास में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं 1927 के अंदर, आपको पता है 1927 में ब्रिटिश सरकार 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन करती है। साइमन कमीशन का गठन करती है। अब 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन होता है लंदन के अंदर, और ये साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत में आता है। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है, और भारत में सबसे पहले ये कमीशन बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 को उतरता है। अब साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन में चूंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन के भारत आते ही जबरदस्त इसका विरोध शुरू होता है। कमीशन का विरोध भारत में जबरदस्त होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इस क्रम में एक घटना ऐसी घटी जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी की थी, और मैंने कहा था कि साइमन कमीशन का जब पूरे भारत में विरोध होता था तो इस क्रम में लाहौर के अंदर इस घटना का विरोध करने में सबसे आगे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और आपको ये घटना मेरी पूरी कम से कम 2 बार मैंने सुना दी है, तो इसको पूरा नहीं बताऊंगा, इसकी डेट वगैरह आप इससे पहले वाली क्लास में देखना। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाहौर में इस दौरान जब साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध होता तो उसी विरोध में लाहौर का जो एसपी था जेम्स और स्कॉट जो है वो लाठीचार्ज का आदेश देता है। और उस लाठीचार्ज के अंदर आपको पता है लाला लाजपत राय जो है वो 19 अक्टूबर 1928 में वो घायल हो जाते हैं, और नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की निधन हो जाता है, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो अपने शहीदी से पहले, अपने मरने से पहले घायल अवस्था में लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सीने पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। और जब ये बात दोस्तों आपको पता होगा, जब क्रांतिकारी सुनते हैं तो उनका सीना गर्व से फूल जाता है और वो अपने आप के व्यक्तिगत बलिदान के लिए उतर आते हैं। इस क्रम में आपको पता होगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये तमाम लोग जो है एक प्लानिंग तैयार करते हैं, और उस प्लानिंग में तय होता है कि इस आदेश देने वाले जेम्स ए स्कॉट को हमें टारगेट करना है। और दोस्तों आपको पता होगा ये लोग सफल रहते हैं, और 1928 के अंत में आपको पता है ये जब उसको मार रहे होते हैं तो हत्या हो जाती है सैंडर्स की, जो सैंडर्स की हत्या हो जाती है। हालांकि किसको मारना चाहते थे? जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स की हत्या हो जाती है। सैंडर्स की हत्या कहाँ होती है? लाहौर में होती है। वो भी पुलिस के अंदर एक बड़ा अधिकारी था। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब लाहौर षड्यंत्र, अब लाहौर षड्यंत्र के तहत आपको पता होगा एकदम धरपकड़ मचती है कि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, और क्रांतिकारी अपने अपने क्षेत्रों से भाग जाते हैं। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन मुख्य जो क्रांतिकारी थे वो भागने में सफल रहते हैं। और इस दौरान दोस्तों जब ये क्रांतिकारी भाग रहे थे तो इनको इस बात का पता था कि हम पकड़े जाएंगे। तो क्रांतिकारियों की मीटिंग होती है, उसमें यह होता है कि यार हमें सेंट्रल असेंबली पर बम डालना है। और आपको जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अप्रैल 1929 के अंदर केंद्रीय सभा पर बम फेंका जाता है। केंद्रीय सभा पर बम फेंका जाता है। इसकी पूरी डेट मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता दी है, इस बार मैं डेट नहीं बताऊंगा। केंद्रीय सभा बम फेंका जाता है, और ये बम की घटना जो है ये कब की है? तो ये घटना अप्रैल 1929 की एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। अब आपको पता है कि जब सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने की बारी आई, ध्यान से सुनना, यह मीटिंग लाहौर में होती है, और इसमें क्रांतिकारियों ने तय किया कि यार सेंट्रल असेंबली पर बम कौन फेंकेगा।
तो किसी ने कहा इसको फेंको, किसी ने कहा इसको फेंको। सुखदेव थापर बोलता है, सुखदेव ने कहा कि सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह को दी जाए, भगत सिंह को दी जाए। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि भगत सिंह तो ऑलरेडी लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे हुए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है, इसलिए हमें भगत सिंह को आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन सुखदेव ने कहा कि अगर भगत सिंह इस बम को फेंकेंगे तो इसका प्रभाव अलग होगा। जब यह नाम जाएगा कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली बम फेंका है तो पूरे देश में एक नए प्रकार का जोश पैदा होगा। साथ ही साथ जब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी पकड़ करके कोर्ट के सामने जाएगा तो जिरह भी भगत सिंह से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। यहां तक कि अगर सजा भुगतने की बात होगी तो भगत सिंह से बेहतर कोई सजा नहीं भुगत सकता है, इसलिए भगत सिंह को आगे किया जाए। कहते हैं दोस्तों कि इस दौरान भगत सिंह कुछ बोलते हैं और वो चुप हो जाते हैं। जब वो मौन हो जाते हैं तो सुखदेव कहते हैं कि क्या दोस्त, किसके प्यार में इतना डर गए? मतलब क्या आप लाहौर में किसी से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के चक्कर में आप अब मौत से डर रहे हैं? भगत सिंह वहां कुछ नहीं बोले, क्योंकि सुखदेव जो है भगत सिंह का सबसे बेहतरीन दोस्त था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब बम फेंका तो उस बम का उद्देश्य किसी को घायल करना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता में एक नया प्रकार का खौफ पैदा करना था। और उस खौफ को पैदा करने में सफल रहे और उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भगत सिंह और उनके साथी जो है वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देते हैं। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने की एवज में कुछ समय तक दिल्ली जेल में रखती है। तब तक उधर जो है सुखदेव वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह पर यह केस चलाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी हुई उस फांसी का मेन केस जो था वो लाहौर षड्यंत्र था, दिल्ली षड्यंत्र नहीं था। और केस का जो नाम था वो क्राउन वर्सेस सुखदेव के नाम से रखा जाता है, क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स के नाम से। मतलब उसमें मेन जो एक्यूज बनाया गया था वो सुखदेव को बनाया गया था, क्योंकि भगत सिंह पर ऑलरेडी पहले से कई केस थे। अब ये लोग जो हैं जेल में आ जाते हैं। और इससे पहले मैं घटना सुनाना चाहूंगा कि 1929 के अंदर ही 1929 में ही सुखदेव जो है लाहौर जेल में एक लंबा अनशन करते हैं जेल की गतिविधियों के खिलाफ, जेल की व्यवस्थाओं के खिलाफ। तो वो भी आपको याद रखना है। और ये तीनों जो है दोस्तों आपको पता है ये तीनों जेल में होते हैं। और इस दौरान आपको पता है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं 1930 के अंदर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित होता है 5 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। उस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी स्वीकार कर लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। और गांधी जी कहते हैं कि वो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये बेसिकली 5 मार्च 1931 को होता है। साथ ही साथ आपको पता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन इस गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता देने के लिए कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। यह अधिवेशन जो है 29 मार्च 1931 को होता है कराची के अंदर। तो गांधी जी वगैरह सब के सब जो है वो कराची जाएंगे। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जब गांधी जी इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट कर रहे थे तो सबको ऐसी आशा थी कि गांधी जी इन क्रांतिकारियों के संबंध में बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पता होगा उसमें एक लाइन तो थी कि उन राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा भड़काने का कोई आरोप नहीं है। उस समय भगत सिंह, सुखदेव
राजगुरु जो है वो बेसिकली जेल के अंदर थे, ये लोग जेल में थे और पीछे से ये पैक्ट होता है। इस पैक्ट में संभावना थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई रास्ता निकलेगा जिससे उनकी फांसी की सजा जो है कम से कम आजीवन कारावास में बदल जाएगी। उनकी फांसी की डेट क्या थी दोस्तों? उनकी फांसी की डेट थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को जो है आपको पता है भारत में इसलिए फेमस है कि इस दिन हमारे 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो जाती है। मतलब देखिए 5 मार्च, 23 मार्च और उसके बाद 29 मार्च। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों 29 मार्च को जब गांधी कराची गए थे तो उससे पहले जगह जगह पर उनको काले झंडे दिखाए गए थे। यहां पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपसे पूछे कि वो कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी था जिसने कैदियों के साथ में भूख हड़ताल की थी, तो आपका उत्तर होगा 1929 में सुखदेव ने जेल में रहते ब्रिटिश सरकार के अमानवीय व्यवहार और जेल में दिए जाने वाले खराब खाने के लिए भूख हड़ताल की थी। आगे एक नाम आएगा जतिन दास का, जिसका मैं आपको अलग से बताऊंगा जतिन दास के बारे में, लेकिन सुखदेव ने भी ये भूख हड़ताल की थी। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सैंडर्स की हत्या, सुखदेव जेपी सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, इसलिए उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का सहयोग किया था। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। और सैंडर्स की हत्या के लिए जो केस चलाया गया उसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। सुखदेव को कब गिरफ्तार किया गया था? 18 दिसंबर 1928 को गिरफ्तार किया गया था और इसके कुछ समय बाद में आपको पता है सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका जाता है। उसमें नाम किसका सुझाया गया था? सुखदेव ने भगत सिंह का नाम सुझाया था। एक चीज और, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी था जिसने गांधी जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा, उस पत्र में वो पत्र लिखने वाला व्यक्ति था सुखदेव, और सुखदेव ने उस पत्र में लिखा था कि देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातें करके और देश के लिए अपनी शहीदी देना अलग चीज है। अगर आप हमारा सहयोग नहीं कर सकते तो क्रांतिकारियों के संबंध में आप नकारात्मक बातें भी मत फैलाइए। इतना बोल्ड लिखने वाला कोई व्यक्तित्व था तो उसका नाम सुखदेव था। दोस्तों यहां पर यह पॉइंट भी आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान रखोगे कि सुखदेव ने गांधी जी को भी पत्र लिखा था। और आपको पता है गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की उस रूप में, जिस रूप में मदद होनी चाहिए थी, वो मदद नहीं कर सके। यहां तक कि एक बार कहते हैं कि सुखदेव जो थे वो लाहौर जेल में थे और उससे पहले कुछ समय के लिए भगत सिंह दिल्ली जेल में थे। जब कोर्ट में उनकी मुलाकात होती है तो आपको पता है सुखदेव एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हर समय हंसता रहता था, खिलखिलाता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब सुखदेव मन में एक तरीके से निराश हो जाते हैं। और जब कोर्ट में उनकी मुलाकात होती है तो सुखदेव भगत सिंह को कहता है कि भगत सिंह, मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो भगत सिंह वापस सुखदेव को कहते हैं कि सुखदेव, तुम्हारे उत्साह, तुम्हारी उमंग, तुम्हारे विश्वास को देखकर तो आज हजारों क्रांतिकारी भारत के बाहर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तुम्हारी एक आवाज पर भारत में राष्ट्रवाद की आवाज गूंजती है और तुम ऐसी बात करते हो। वो चाहे तुम्हारे पर कितना ही प्रकार का अमानवीय अत्याचार करे, कितना ही कठोर दंड दे, लेकिन तुम्हें हर समय तक मुस्कुराना है क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट पे हम जिंदा हैं। ये बात कौन कहता है? भगत सिंह सुखदेव को कहता है। उसका इंपैक्ट दोस्तों ऐसा आया कि सुखदेव ने उसके बाद सुखदेव को बहुत अमानवीय व्यवहार उनके साथ में किया गया, लेकिन उन्होंने हर बात का जवाब हंसकर दिया। और वो दिन भी नजदीक था। आपको पता होगा इन तीनों की फांसी की सजा जो मुकर्रर थी वो बेसिकली 24 मार्च 1931 थी, लेकिन पंजाब का जो प्रशासन था उसने कहा कि इन तीनों की फांसी से देश में राष्ट्रवाद का एक नया बवाल पैदा हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि जेल पे हमला हो जाए या हो सकता है कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी जाए, क्योंकि भारत में इन युवाओं को लेकर भयंकर जोश है। इसलिए आपको पता होगा कि इनकी फांसी की सजा को एक दिन पहले कर दिया गया था, 23 मार्च 1931।
और 23 मार्च 1931 को जब फांसी की हुई, तब आपको पता होगा ये अपनी अपनी कोठरी में थे, और इनकी कोठरियां ऐसी थी जिसमें केवल ये घूम फिर सकते थे, उससे ज्यादा स्पेस वहां पर नहीं था। भगत सिंह जो है वो मेहता से वो किताब मंगाते हैं कि मुझे लेनिन की वो किताब चाहिए जो उनके द्वारा लिखी गई थी, रिवोल्यूशनरी लेनिन। सुखदेव अपने काम में मग्न है। सुखदेव ने कहा कि उससे वो कैरम बोर्ड ले लेना जो मैंने जेल अधिकारी को दे रखा है। और ये आपस में जो बात करते थे, वो बातें अगर हम सुने तो आदमी अपने आप को राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना सुखदेव के बारे में कि सुखदेव ने वो व्यक्तित्व था जिसने भगत सिंह और अपने साथियों के मध्य एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी जोश कायम रखने में एक बहुत अहम भूमिका अदा की थी। उससे आगे बढ़े तो सबसे पहले आप जब ये देखोगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट सुखदेव के पॉइंट से याद रखने हैं, तो नंबर 1, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी समझा दी है और यहां पर भी समझा दिया है। सैंडर्स की हत्या कैसे हुई और ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। और एक चीज आपको पता होगा कि सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू की। ऐसे में इन क्रांतिकारियों ने के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोरा की मदद मांगी थी। यहां पर ध्यान रखना, ये भगवती चरण वोरा जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक नाम आएगा दुर्गा भाभी, जो भगवती चरण वोरा की पत्नी थी और इन क्रांतिकारियों की उसने बहुत बड़ी मदद की। जो आपको पता है जिनका नाम दुर्गा था और वो क्रांतिकारियों के में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। इस महिला ने इन क्रांतिकारियों की मदद करने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी। तो ये एक नया फैक्ट आपको मिला है। लाहौर षड्यंत्र तो मैं इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, दुर्गा भाभी का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक विधानसभा में बम गिराने की योजना में सुखदेव का योगदान। सेंट्रल असेंबली पर बम जो फेंका है वो फेंका है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन उस बम की योजना कैसे बनी, कौन बम फेंकेगा, उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व था उसका नाम सुखदेव था। इसलिए आपको सुखदेव के नाम को भूलना नहीं है। 8 अप्रैल 1929 की ये डेट आपको याद रखनी है, जिस दिन इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर 12:30 बजे नई दिल्ली में विधानसभा बम फेंका था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि उस समय विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था। मैं आपको हिंट देता हूं, क्या विट्ठल भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे क्या? पहला पॉइंट। दूसरा, उस समय सेंट्रल असेंबली में कौन से 2 बिल पास हो रहे थे? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहे थे। इसी प्रकार आपको पता है कि जिस समय ये बम फेंकते हैं उसके बाद वो कौन सा नारा देते हैं? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों, आपको पता है ये किसने कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद कहना एक ही बात है? ये किसने कहा था? तो आपका 100% जो उत्तर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बाबू ने कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद कहना एक ही बात है। इसलिए आप सोच सकते हो कि भगत सिंह और उनके साथियों ने इस देश को क्या दिया। और वो क्या कहते हैं? भगत सिंह उस समय कहते हैं कि गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची होनी चाहिए, ये कह करके भगत सिंह जो है वहां पर बम फेंकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या तैयार करना है, अभी तक के जितने व्यक्तित्व हैं, वो चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन सब में एक कॉमन पॉइंट आया है, HRA क्या था। तो मेरे कहने से आप HRA को बहुत अच्छे से याद कर लेना। अक्टूबर 1924, कानपुर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्रनाथ सान्याल, मनमनाथ गुप्ता, जिन्होंने क्रांतिकारियों के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज और उनके सहयोग करने में मदद की थी HRA ने। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था काकोरी कांड क्या है, इससे पहले वाली क्लास को देखना। 9 अगस्त 1925 ये ट्रेन कहां से आ रही थी? शाहजहांपुर। कहां जा रही थी? लखनऊ।
काकोरी स्टेशन किसके पास में है? लखनऊ के पास। कितने रुपए लूटे गए थे? कौन से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, किसको आजीवन कारावास हुआ, इसको भी देखने का बहुत अच्छे से प्रयास करना। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखना, HSRA क्या था? 1928 फिरोजशाह कोटला मैदान, चंद्रशेखर आजाद। HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ये मैंने पिछली 4 क्लास में लगातार आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार साइमन कमीशन का विरोध क्यों रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और उसमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था, अर्थात जिस देश का कानून बनना था उस देश के लोगों को पूछा नहीं जा रहा था। इसलिए साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध 1928 में भारत में हुआ और इस क्रम में वो एक घटना जिसने पूरे भारत के अंदर साइमन कमीशन का न केवल विरोध जता दिया बल्कि लाला लाजपत राय ने अपनी शहीद होकर के एक नया प्रकार का चैप्टर स्टार्ट कर दिया, जिसने क्रांतिकारियों में एक नई ललक जगा दी, एक नई ज्वाला जगा दी। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। फिर सैंडर्स की हत्या क्यों की? वो किसको मारना चाहते थे? जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे। ध्यान रखना, जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे। लाहौर षड्यंत्र आएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1931 को भारत में कैसे याद किया जाता है? 23 मार्च 1931 को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और इन शहीदों की बलि जो थी, इनका जो बलिदान था वो खाली नहीं गया। और आपको पता होगा, इन्हीं की याद में आज भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन 1931 के हर वर्ष 23 मार्च का दिन राष्ट्रवादियों के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जोश पैदा करने का काम करता था। तो दोस्तों, आज इतना ही। हमने जिस उत्साह के साथ, उमंग के साथ, विश्वास के साथ इन शहीदों के बारे में, इन क्रांतिकारियों को प्रस्तुत किया और इसको कहीं बोलने में मैं से गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन भारत का इतिहास हमेशा इन शहीदों को याद रखेगा। स्पेशली चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से राष्ट्रवाद की एक नई इबारत पेश कर दी। आज कलाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।